नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी और आज की बुलेटिन में बात होगी नए साल के मौके पर आपको दिए जाने वाले उपहार की, जो हम नहीं बल्कि सरकार खुद आपको देगी। वह चाहे पेट्रोल के दाम को लेकर हो या फिर छोटी मोटी घरेलू बचत योजनाओं को लेकर हो। इसके अलावा बैंकिंग में एफडी की ब्याज दरों में अच्छे परसेंटेज की एक लापरवाही के कारण आपकी यूपीआई अकाउंट, यूपीआई आईडी बंद हो सकती है। इस फैसले से अमेजोन पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबक्लिक जैसे ऐप के यूजर्स प्रभावित होंगे। आखिर सरकार के ऐसे कौन से फैसले हैं, जानने के लिए बने रहना हमारे साथ एंड तक। और इसी के साथ आगे हम बात करेंगे अगले सप्ताह में होने वाले सभी राशियों में परिवर्तन के बारे में, भारत के मित्र राष्ट्र पुतिन के एक और करीबी नेता के मारे जाने की, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा शुरू करने की, भारत के अलावा विदेशों में भी राम मंदिर बनने की तैयारी है। कौन से देश में बन रहा है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। देश में बढ़ते कोरोना के बड़े आंकड़ों की भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की, और इसी बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे दुल्हन बनकर ठगी करने वाली 3 बच्चियों की मां की, जो पूरे गैंग के साथ ठगी करती थी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। पहली खबर जो आपको खुश कर देने वाली है वो ये है कि बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने अब मसूर के बाद तुअर और उड़द के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार ने मसूर की दाल के लिए भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाकर 21 मार्च 2025 तक कर दी थी। और अब एक और बार ऐसा ही कुछ देखा गया है, जिसमें तुअर और उड़द की दाल को लेकर फ्री इंपोर्ट 31 मार्च 2024 तक किया गया है। और बताया जा रहा है कि इससे भी 31 मार्च 2025 तक किया जा सकता है। देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी को लेकर परसेंटेज बढ़ाने की बात कही है, जिसमें आपको अच्छा मुनाफा हो सकेगा। हालांकि हमने आपको कल की खबर में भी बताया था, लेकिन अब एक और नई खबर यह है कि जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम 13% तक बढ़ा है। इससे इरडा की तरफ से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी बताया गया है। वहीं एक और नई रिपोर्ट की बात की जाए तो बैंकों की एसेट क्वालिटी में एक भारी गिरावट आई है। आरबीआई की तरफ से जारी की गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इसका मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ हमारे देश के लिए और यह खासकर बैंकों के लिए एक अच्छी रिपोर्ट नहीं है। इसे लेकर बैंकों को अपनी क्वालिटी को सुधार करने की जरूरत है। नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, छोटी बचत योजनाओं की दरें बदली, सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज 0.20% बढ़ा है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट डिसीजन ऑन सेविंग स्कीम के तहत सरकार ने नए साल पर लोगों को बड़ी सौगात दी है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई सेविंग स्कीम में ब्याज दरें बढ़ा दी गई है। सरकारी घोषणा के मुताबिक 3 साल की सेविंग स्कीम पर ब्याज दर 0.1% तक बढ़ाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 0.2% बढ़ाई गई है। जनवरी मार्च की तिमाही में अब सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलेगा। एक और बड़ी खबर की बात की जाए तो दुनिया भर में भारत का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ भारत में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ अबू धाबी में भी एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद वहां जाकर उद्घाटन करेंगे। भारत से करीब 2800 किलोमीटर दूर अबू धाबी में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर अब अपने अंतिम चरण में है। ये मंदिर न सिर्फ हिंदुस्तान के अध्यात्म और सनातन परंपरा का केंद्र है, बल्कि इस मंदिर के निर्माण की वजह से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। साथ ही दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ये मंदिर अबू धाबी का पहला और सबसे भव्य मंदिर है। ये मंदिर 55,000 वर्ग मीटर में बना है और इसे भारतीय कारीगरों द्वारा शानदार तरीके से तराशा गया है। इस मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक ईंटें लगी है। खास बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में भारत के मशहूर अभिनेता संजय दत्त और अक्षय कुमार का भी योगदान है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी हो सकती है। आपको बता दें कि 2024 की शुरुआत में आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वो यह है कि नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल न सिर्फ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ेगा, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में भी इजाफा होगा। कहने का मतलब है कि नए साल में दोहरी खुशखबरी मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या मुनाफा मिलने वाला है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी से जून छमाही तक के लिए महंगाई भत्ते में 4 से 5% तक का इजाफा हो सकता है। अगर 4% भी भत्ता बढ़ता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में भत्ता 46% है। साल 2023 की दूसरी छमाही के लिए सरकार ने भत्ते में 4% का इजाफा किया है।
इस वजह से जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए भत्ता 46% हो गया है। भत्ते में 5% का इजाफा होता है तो ये 50 के पार यानी 51% हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। और अगर ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की डेली अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को राहुल की यात्रा की योजना का ब्यौरा दिया था। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल में हरी झंडी दिखाकर शुरू करवाएंगे। बताया जा रहा है कि यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो सकती है, जो 20 मार्च तक चलेगी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से थोड़े दिनों पहले तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक 1 साल पहले खत्म हुई थी। इसके तहत उन्होंने तमिलनाडु से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी। लेकिन क्या अब राहुल गांधी की ये यात्रा 2024 के चुनाव में उनको फायदा पहुंचाएगी या नहीं? अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको पता होगा कि इस महीने की शुरुआत में ही दुबई पुलिस ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट के 2 मुख्य आरोपियों में से एक रवि उप्पल को गिरफ्तार किया था, जो कि हमने आपको वीडियो में भी बताया था। आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप को दुबई में बैठकर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑपरेट करते थे। ये दोनों महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर भी है, जो मलेशिया, थाईलैंड, भारत, यूएई में अलग अलग बड़े शहरों में इनके कॉल सेंटर खोले गए थे। इन कॉल सेंटर को बाकायदा एक चेन बनाकर बेहद शातिर तरीके से चलाया जा रहा था, जिनके जरिए अलग अलग सब्सिडरी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता था। लेकिन अब इसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब दुर्ग पुलिस ने लंबे समय के फरार चल रहे महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड दीपक सिंह और दीपक नेपाली को अपने शिकंजे में ले लिया है। इस बेटिंग ऐप के तहत अर्बन का घोटाला भी किया गया था, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी सामने आए थे। एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। बढ़ते हर एक दिनों के साथ आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 797 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते साल महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 797 नए मामले मिले हैं। इसी के साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 4091 हो गए हैं। साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों में सतर्कता बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिले हैं उनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 277 एक्टिव मरीज मिले हैं। वहीं कर्नाटक में 89, महाराष्ट्र में 104 और आंध्र प्रदेश में 22 एक्टिव मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि बीते 4 साल में देश में कोरोना से 5.3 लाख मरीजों की मौत हुई है। देश में 4.4 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमण से ठीक हुए हैं और रिकवरी की दर 98.81% है। अब कुल मिलाकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है और कोरोना के नियमों को पालन करने की भी जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक और करीबी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। 46 साल के सांसद व्लादिमीर इगोरोव का शव गुरुवार को दोपहर टोबल्स्क शहर में उनके घर के नीचे मिला। रूस की न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक इगोरोव खिड़की से नीचे गिर गए थे। इगोरोव को कुछ वक्त पहले करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो बेकसूर साबित हुए। सितंबर 2022 से अब तक पुतिन के 7 करीबी नेताओं की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। इनमें से 4 लोगों की मौत घर की छत या खिड़की से गिरकर हुई है। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक इगोरोव ने कुछ दिन पहले ही पुतिन से मुलाकात की थी। वो पश्चिमी साइबेरिया के टोबल्स्क शहर में रहते थे। उनका घर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। गुरुवार दोपहर उनका शव घर के नीचे मिला। पुलिस इगोरोव की मौत को संदिग्ध मान रही है, इसलिए मामले की जांच स्पेशल क्राइम यूनिट के हवाले कर दी गई है। नीतीश कुमार दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अध्यक्ष बन गए। दिल्ली में शुक्रवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इसका ऐलान किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया और खुद ही नीतीश को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव दसई चौधरी ने बताया कि पार्टी के सभी नेताओं की राय थी कि प्रमुख चेहरा होने के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को संगठन की कमान संभालनी चाहिए। इसके बाद नीतीश ने कहा है कि आप लोगों का आग्रह तो है, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगली खबर, सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का चमकदार प्रदर्शन जारी है। पिछले साल की 5.7% विकास दर की तुलना में इस साल इकोनॉमी के 8 सेक्टरों में 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है, जो भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और उसकी अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है।
अब एक और खबर हम आपको बताते हैं कि जहां एक तरफ इकोनॉमी में अच्छा आंकड़ा देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बढ़ते हुए कर्ज पर भी काफी चिंता जताई जा रही है। इसे लेकर IMF ने भारत को वार्निंग दी है। बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि GDP से ऊपर कहीं भारत का कर्ज न चला जाए, जो वाकई में हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि भारत सरकार ने इसे लेकर कहा है कि सरकार हर हद तक इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सीमेंट, कच्चे तेल को छोड़कर हर एक में बढ़ोतरी। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन नवंबर 2023 में 7.8% बढ़ गया है, जबकि एक साल पहले की अवधि में 5.7% की वृद्धि हुई थी। इस महीने में कच्चे तेल और सीमेंट को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अच्छी उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल अक्टूबर में कोर सेक्टर जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली की ग्रोथ 12% रही है। कोयला और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं देश में ज्यादातर सभी राज्यों में पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किन किन राज्यों में क्या क्या दाम हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है, केवल कुछ ही पॉइंटों में पैसे कम हुए, जो ज्यादातर सभी राज्यों में देखे जा सकते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी मौत से पहले पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाने का वीडियो बनाया, जो वायरल हो रहा है। मृतक व्यक्ति का नाम भाग सिंह था और नंदबई कस्बे में रहकर मजदूरी करके पत्नी और 3 बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। वायरल वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की और जहर दे दिया। इसके बाद वह बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये वीडियो उस समय की है जब मृतक भाग सिंह को अस्पताल से ले जाया जा रहा था। मरने से पहले भाग सिंह ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा जारी किया है। RBI के इस डेटा के मुताबिक 29 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $4.47 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ $620.44 बिलियन पर जा पहुंचा है। यह लगातार छठा हफ्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। विदेशी करेंसी एसेट्स में भी बड़ी उछाल आई है। $4.69 बिलियन ने उछाल के साथ विदेशी करेंसी एसेट्स $549.74 बिलियन रहा है। वहीं देखा जाए तो RBI के गोल्ड रिजर्व में गिरावट आई है। $102 मिलियन की कमी के साथ गोल्ड रिजर्व $47.47 बिलियन पर आ गया है। SDR $4 मिलियन बढ़कर $18.32 बिलियन रहा है, जबकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जमा रिजर्व में कमी आई है और ये घटकर $4.89 बिलियन रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल की बड़ी वजह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में आई है तेजी शामिल है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार में तेजी के तौर पर नजर आ रहा है, जहां बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि 2024 में भी विदेशी निवेशकों के निवेश का फ्लो ऐसे ही बरकरार रहेगा। विदेशी मुद्रा भंडार अब अपने अक्टूबर 2021 के रिकॉर्ड हाई से $25 बिलियन दूर है। अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार $645 बिलियन के लेवल तक जा पहुंचा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो शादी के नाम पर ठगी कर फरार हो जाता था। पुलिस ने बताया है कि महिला 3 बच्चों की मां है और वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के युवकों से शादी करती थी, फिर उन्हें ठग कर फरार हो जाती थी। दरअसल पिछले 26 दिसंबर को राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले संजय सिंह नाम के एक युवक की शादी महिला से हुई थी। शादी के बाद संजय सिंह और उसके परिवार ने अच्छी खासी रकम खर्च की थी शादी के ऊपर। अपनी शादी को लेकर संजय सिंह काफी खुश था, लेकिन इसकी खुशियां बहुत देर तक नहीं टिक पाई। 27 तारीख को नई नवेली दुल्हन घर आई और बहाने से उसने अपने पति संजय सिंह से 12,000 रुपए मांगे और फरार होने का प्रयास किया। फिर संजय सिंह और उसके परिजनों ने इस बात का उन्हें शक हो गया कि उन लोगों के साथ शादी के नाम पर धोखा हुआ है। इसके बाद संजय सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायत मिलने पर चंदौली कोतवाली की पुलिस सक्रिय हो गई और जांच पड़ताल के बाद इस लुटेरी दुल्हन के 3 अन्य साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। आप भी ऐसी लुटेरी दुल्हनों से सावधान रहिए, क्योंकि ऐसी लुटेरी दुल्हन बहुत घूमती है मार्केट के अंदर। और आप ऐसी ही खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए आप आर मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आर मीडिया चैनल आपको ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचाता है। धन्यवाद।